हेलो एवरीवन। जैसा कि आप 2 दिन से देख पा रहे हैं कि हमारी 2-3 दिन से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा होने की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रही। उसके लिए मुझे खेद है कि मैं आपको लाइव क्लास नहीं दे पा रहा। तो हम प्रयास करते हैं, सारी चीज़ें ठीक करवाने का प्रयास करते हैं। चूँकि अब नेटवर्क प्रॉब्लम है, अचानक से क्या सुबह सारा दिन रहता है, सारा दिन क्या रहता है, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम 2G रहता है। 2G में चलती नहीं है क्लास। 4G थोड़ा आता है, जैसे हम क्लास के अंदर इंटर करते हैं नेटवर्क चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस समय। तो उसके लिए मुझे खेद है कि मैं आपको लाइव क्लास नहीं दे पा रहा, और मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को मैं लाइव क्लासें दे सकूँ, और किसी प्रकार की समस्या हो तो उस समस्या का समाधान कर सकूं। चूँकि लाइव क्लास देना सबसे बेहतर होता है। चूँकि क्या होता है एक्चुअली ऑफलाइन क्लास में हमारी समस्या इस बात की होती है कि हम जो पढ़ा रहे होते हैं तो क्या वास्तव में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ का थोड़ा डाउट बना रहता है। जब लाइव क्लास में पढ़ाया जाता है तो लाइव क्लास में किसी प्रकार की आप लोगों की समस्या होती है तो वहीं पर पूछ लेते हैं आप लोग, तो क्लियर रहता है कि नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए चूँकि अब आज की क्लास हमें ऑफलाइन अपलोड करनी पड़ रही है, तो आप लोग प्रयास करिएगा कि समझ में आ जाए। यदि समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स कर देंगे नीचे, तो मैं दोबारा से इसी को समझा दूँगा कल की लाइव क्लास में। और लाइव क्लास हम कोशिश करते हैं, कंप्लेन कर दी हैं कि आप लोग नेटवर्क सही करो, तो लोग शायद सही कर देंगे। कह रहे थे सर हम कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर सही कर दें, और हम कोशिश करते हैं कि लाइव क्लास शायद सुबह चल जाए। तो यदि सुबह लाइव क्लास चलती है तो हम चलवा देंगे, ठीक है ना। नहीं चलती तो फिर उसमें आगे देखा जाएगा, जो भी होगा देख लेना। हमें ब्याज का प्रतिशत सिद्धांत देखना, ठीक है ना। क्या देखना, ब्याज का प्रतिशत सिद्धांत देखना है, एवं ब्याज की मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत देखना है। चलो भाई देख लेते हैं फटाफट क्या है ये सिद्धांत और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, देख लेते हैं। ब्याज के प्रतिशत सिद्धांत का प्रतिपादन रिकार्डो तथा अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किया था। बाद में मार्शल, पीगू, कौशल, बारलस, टैजिक तथा नाइट आदि अर्थशास्त्रियों ने भी इस सिद्धांत की पुष्टि की। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज एक प्रकार की वह कीमत है जो पूंजी अथवा बचत की मांग तथा पूंजी अथवा बचत की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य इसकी मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, उसी प्रकार ब्याज का निर्धारण भी पूंजी की मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित, यानी कि ब्याज का जब निर्धारण करते हैं तो पूंजी की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। किसमें, ब्याज के प्रतिशत सिद्धांत में। चलो भाई आगे देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड में देखेंगे चूँकि अभी ऑफलाइन क्लास है। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट्स कर देंगे इसी वीडियो के नीचे, तो हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे दोबारा से। पूंजी अथवा बचत की मांग, ठीक है ना। डिमांड एंड कैपिटल सेविंग्स, पूंजी की मांग उत्पादकता द्वारा की जाती है। पूंजी की मांग प्रमुख कारण क्या होता है, उत्पादकता बनती है। पूंजी की मांग का प्रमुख कारण क्या बनता है, उत्पादकता बनता है, ठीक ना। यानी कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के क्रियाशील होने के कारण किसी अन्य साधन की भांति पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है यदि उसकी अधिकाधिक इकाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या होता है, प्रत्येक उत्पादक पूंजी का विनियोग उस बिंदु तक करता है जिस पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज दर के बराबर हो जाती है, ठीक है। अतः ब्याज की दर कम होने पर पूंजी की मांग अधिक होती है और ब्याज की दर अधिक होने पर पूंजी की मांग कम हो जाती है। चलो भाई आगे देख लो और क्या है, ठीक है। क्लियर हो गया ना, कम हो जाती है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना किसी को। यानी कि चूँकि बचत की मांग विनियोग के लिए की जाती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, पूंजी की मांग को विनियोग की मांग कहते हैं। चलो भाई आगे देखो, पूंजी की पूर्ति के अकॉर्डिंग देख लो। पूंजी की पूर्ति के अकॉर्डिंग सप्लाई एंड कैपिटल ऑफ सेविंग्स, पूंजी की पूर्ति क्या होती है, व्यक्तियों, फार्मों तथा सरकार की बचतों पर निर्भर करती है। बचत को बहुत से तत्व भी प्रभावित करते हैं, जैसे कि व्यक्तियों की आय की मात्रा, दूरदर्शिता, जीवन स्तर, ब्याज की दर आदि और भी हो सकते हैं। बचत करने में त्याग अथवा कष्ट का अनुभव होता है, ठीक है। इसलिए जब तक बचत करने वाले को उचित पुरस्कार नहीं मिलेगा तब तक वे बचत नहीं करेंगे। ब्याज ही वह पुरस्कार है जो क्या होता है, ब्याज की दर, ठीक है ना, अधिक होने पर बचत अधिक हो जाती है तथा कम होने पर बचत कम हो जाती है। अब यहाँ से देखना है ब्याज के तरलता सिद्धांत में क्या देखना है, यदि ब्याज की दर अधिक है तो बचत भी अधिक होगी, और ब्याज की दर कम है तो बचत भी कम होगी। क्लियर है, दिक्कत नहीं है ना। आगे तरफ बढ़ें, चलो भाई आगे तरफ देख लेते हैं। मांग एवं पूर्ति संतुलन देख लो। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार जब ब्याज का निर्धारण मांग एवं पूर्ति
एवं पूर्ति के संतुलन द्वारा होता है। पूंजी की मांग पूंजी की सीमांत उत्पादकता को भी देखती है। संतुलन की स्थिति में ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर हो जाती है, यानी कि बराबर होती है। आगे देखो, जैसा कि चित्र है, नीचे चित्र हम दिखा देंगे, ठीक ना। प्रस्तुत चित्र है, जैसा कि नीचे चित्र में दिया गया है कि डी क्या है, बचत की मांग है, तथा रेखा एस, ठीक है ना, बचत की मांग रेखा तथा एस पूर्ति रेखा है। डी तथा एस एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं तथा पूंजी की मांग एवं पूर्ति ओ के बराबर होगी। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई आगे देखो, जैसा कि ये रहा चित्र आपका, ठीक है। यदि ब्याज की दर OR होगी तो यदि पूर्ति समान बनी रहती है लेकिन मांग बढ़कर क्या D1 हो जाती है, तो ब्याज की दर भी बढ़कर क्या TQ से PQ हो जाती है। चलो अब ये ग्राफ देख लो भाई फटाफट। ये रहा आपका ग्राफ, क्लियर है। ये देखो आपका हो गया इधर पूंजी की मांग तथा पूर्ति और ब्याज की दर, ठीक है। R हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, E हो गया, E1 हो गया, D हो गया, D1 हो गया, इधर S1 SS, ठीक ना। ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये O हो गया। क्लियर है। किसी को दिक्कत है इस ग्राफ में? किसी को दिक्कत है? नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं, सिद्धांत की आलोचनाएं देख लेते हैं। ठीक है, सिद्धांत की आलोचनाएं देख लेंगे हम। फटाफट देखो, जो निम्न प्रकार से हो सकती है। पहला, इस सिद्धांत में बैंक द्वारा निर्मित मुद्रा की पूर्णतः उपेक्षा की गई। दूसरा, बचत एवं विनियोग का संतुलन ब्याज की दर द्वारा नहीं बल्कि क्या होता है, आय परिवर्तन द्वारा होता है। तीसरा, इस सिद्धांत विनियोग और बचत में होने वाले परिवर्तन परस्पर स्वतंत्र माने गए हैं, जो सरासर गलत है, मतलब ये ऐसा हो नहीं सकता। अगला स्टेटमेंट देखो, चौथा स्टेटमेंट, यह सिद्धांत ब्याज के निर्धारण में मुद्रा की मात्रा को ध्यान में नहीं रखता है, जबकि मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर के निर्धारण पर निश्चित रूप से प्रभाव डालती है। ठीक है ना। आलोचनाएं हैं। 5वां नंबर, बचत एवं विनियोग सदैव ही ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होते हैं। पूंजी, ठीक है ना, जो क्या होती है, विनियोग ब्याज की दर की अपेक्षा पूंजी की समस्त उत्पादकता से अधिक प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार बचत ब्याज से प्रभावित अवश्य होती है, लेकिन यह मुख्यतः आय से अधिक प्रभावित होती है। क्लियर हो गया। यानी कि जो बचत है वो आय से अधिक प्रभावित होगी, जितनी अधिक आय उतना अधिक बचत है। 6वां नंबर देखो, यह सिद्धांत आय के स्तर को मान लेता है, जो कि गलत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज एक और बचत तथा दूसरी ओर पूंजी की मांग पर आधारित है, परंतु बचत स्वयं लोगों की आय पर आधारित है, जिसके निर्धारण में विनियोग का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह सिद्धांत आय के निर्धारण में विनियोग के महत्व को स्वीकार नहीं करता। 7वां नंबर देखो, यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविकता मान्यता पर आधारित है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की दशा नहीं पाई जाती। इस मान्यता के आधार पर परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह तर्क है कि उपभोक्ता के लिए आवश्यक बचत प्राप्त करना तभी संभव होगा जब प्रतीक्षा वर्ग क्षतिपूर्ण के रूप में ब्याज दिया जाएगा, लेकिन ब्याज को प्रतीक्षा का पुरस्कार कहना पूर्णतः गलत है। क्लियर हो गया। आगे की तरफ चलो देखते हैं। कीन्स का ब्याज तरलता अधिमान सिद्धांत देखना है, ठीक है ना। नया सिद्धांत हो गया, वहाँ से ब्याज का प्रतिशत सिद्धांत आ गया। अब कीन्स का ब्याज का कीन्स का ब्याज का तरलता पसंद की सिद्धांत देखना है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक प्रोफेसर कीन्स ने किया। कीन्स के अनुसार ब्याज का निर्धारण द्रव्य की मात्रा, देखो अब जो प्रतिशत ब्याज का सिद्धांत था वो मांग में पूर्ति पर करता था, लेकिन अब यहाँ पर कीन्स की जो ब्याज की तरलता सिद्धांत है और द्रव्य की मात्रा तथा द्रव्यता पसंदगी पर निर्भर होता है, ठीक ना, द्वारा होता है। उन्होंने कहा कि ब्याज जो बचत करने का प्रतिफल नहीं है बल्कि द्रव्यता के एक निश्चित समय के लिए परित्याग का पुरस्कार है। यानी कि जब हम वस्तुओं का त्याग करते तब वो सारी चीज़ बचत होती है। लगभग सभी व्यक्ति अपने धन को बहुत ही तरल रूप में नगद के रूप में रखना चाहता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, यानी कि कीन्स साहब ने मुद्रा को क्या माना है, द्रव्य माना है, द्रव्य क्या नगद के रूप में रखना चाहता है वो। ठीक है, आगे देखो फटाफट रखना चाहते। इस प्रकार ब्याज वह भुगतान है जो धनी व्यक्तियों को अपने नगद अभियान का त्याग
त्याग करने के लिए दिया जाता है किन्स के अनुसार कि किसी समय पर ऐसे ब्याज की दर तरलता पसंदगी का त्याग करने का पुरस्कार होती है तथा ऐसे ब्याज की दर तरलता पसंदगी का त्याग करने का पुरस्कार होती है तथा ऐसे व्यक्ति को जिसके पास द्रव्य है तथा जो उसकी तरलता से अपना अधिकार नहीं हटाना चाहते, ये हटाना चाहते, ठीक ना, गलत हो गया, गलत लिखा यहाँ पर। आगे देखो, तरलता अधिमान के कारण देख लो। लोग अपनी आय को तरल साधन के रूप में निम्नलिखित प्रकार से रखना। पहला, आय के उद्देश्य से, ठीक ना, इनकम मोटिव, यानी कि उपभोक्ता की आय निश्चित समय जैसे साप्ताहिक मासिक से मिलती है परंतु उन्हें व्यय प्रतिदिन करना होता है, अतः उपभोक्ता दिन प्रतिदिन के कार्य संपादन के लिए कुछ द्रव्य नगद के रूप में रखना चाहता है। आगे देखो, फटाफट देख लेते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा नीचे आप कमेंट्स करके लिख देंगे। वो हमें खेद है कि लाइव क्लास नहीं हो पा रही, थोड़ा हमें भी समस्या हो रही, लाइव क्लास नहीं हो पा रही। मैंने फ़ोन कर दिया, देखो वो वैसे सही कर जाना चाहिए। कह रहे थे सर क्या करें, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा ठीक है, भी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, क्या है देख लो। दूसरा नंबर देख लो, सट्टेबाजी के उद्देश्य देख लो। बहुत से लोग विशेषतः सट्टेबाजी तथा दलाल, ठीक है ना, दलाल भविष्य में सूद की दर में परिवर्तन का लाभ कमाने के उद्देश्य से भी अपने पास नगद मुद्रा रखना चाहते हैं। तीसरा देखो, लेन देन को उद्देश्य, व्यक्ति अथवा, ठीक है, व्यक्ति लिखा है यहाँ पर, व्यक्ति अथवा व्यवसायी अपनी आय का एक अंश मुद्रा, ठीक है, नगद मुद्रा के रूप में दैनिक खर्च के लिए सदा रखना चाहते हैं, जिसे लेन देन उद्देश्य कहते हैं। अगला स्टेटमेंट देखो, चौथा नंबर का, व्यवसाय का उद्देश्य। इसी प्रकार साहसी, ठीक है ना, साहसी का या उत्पादक के भी द्रव्य की कुछ मात्रा नगद के रूप में रखते हैं ताकि वे कच्चा माल, यातायात संबंधी लागत, मजदूरी, वेतन, अन्य चालू खर्चों का भुगतान कर सकें। क्लियर है? आगे तरफ बढ़ें। पाँचवा नंबर देखो भाई, पाँचवा नंबर देख लो फटाफट। आकस्मिक खर्चों का उद्देश्य, यानी कि अचानक से जो खर्चे पड़ जाते हैं, व्यक्ति अपनी आय के एक निश्चित भाग को आकस्मिक खर्चों के लिए भी नगद रूप में रखना चाहते हैं। अपने दैनिक खर्च के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म कुछ अप्रत्याशित आवश्यकताओं के लिए भी अपनी आय का एक अंश नगद के रूप में रखते हैं। उपयुक्त उद्देश्यों से प्रेरित होकर मनुष्य द्रव्य को नगद रूप में अपने पास रखना चाहता है, यानी कि इस उद्देश्य से व्यापारिक कार्यों का उद्देश्य, दूरदर्शिता का उद्देश्य स्थिर है, ठीक है, परंतु सट्टे का उद्देश्य बदलता रहता है। क्लियर हो गया? किन साहब ने ऐसा बताया, यानी कि ब्याज की दर आपको निकाले हो कब, जब तरलता पसंदगी और मुद्रा की मात्रा दे रखी है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है तो आप लोग करेंगे, कहीं पर दिखे तो आप कर सकते हैं, आराम से आसानी से कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यदि दिक्कत हमें समझ में आती है तो हम आप लोगों को जरूर बता देते होंगे। आगे तरफ बढ़ें, चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आप देख सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। अब चित्र देखना, चित्र के अकॉर्डिंग इसको समझना है, ठीक है। देख लो भाई, चित्र से स्पष्ट करना कि तरलता पसंदगी एल वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता तो मुद्रा की मात्रा OX ब्याज की दर OY है, ठीक ना। जबकि मुद्रा की मात्रा OX3 हो जाती है तो ब्याज की दर घटकर क्या हो जाती है, OY3 हो जाती है। फिर भी जब मुद्रा की मात्रा घटकर OX हो जाती है तो ब्याज की दर बढ़कर क्या हो जाती है, OY2 हो जाती है। यानी कि वो कह रहा है कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो ब्याज दर घटती है और जब ब्याज दर घटती है तो मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, ठीक है ना, यानी कि देने की मात्रा बढ़ जाती है। ये देखो, इसको देख लो, ये क्या है, एल वक्र है, ठीक ना, तरलता पसंदगी है, ये ब्याज की दर है, इधर दे रखा Y1 Y2 Y3 X1 X2 X3। क्लियर है? यहाँ पर गलत छप गया, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई आगे तरफ देख लो। तरलता पसंदगी में परिवर्तन होता है तो द्रव्य की मात्रा, देखो सिंगल में देखना है फिर उसके बाद डबल में दिखाएंगे। जब तरलता पसंदगी में परिवर्तन होता है तो द्रव्य की मात्रा स्थिर रहती है, तो ब्याज की दर तरलता पसंदगी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है और तरलता पसंदगी घटने के साथ साथ ब्याज की दर घटती है, जैसा कि चित्र में दिया गया था। क्लियर है? अब आगे देखो, सिर्फ यहाँ पर तरलता पसंदगी की बात कर रहा था, ठीक है। तरलता पसंदगी बढ़ती है तो ब्याज दर घटती है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन रहेगी कि द्रव्य की मात्रा भी स्थिर रहेगी, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यानी कि चित्र में दिए गए स्पर्श से हमें यदि द्रव्य मुद्रा की मात्रा OX1 निश्चित है तो तरलता पसंदगी जब L से बढ़कर L1 हो जाती है तो ब्याज की दर OY1 से बढ़कर OY2 हो जाती है और तरलता पसंदगी L3 के घटने पर ब्याज की दर OY3 हो जाती है। इसके विपरीत अब देखो, वहाँ पर सिर्फ द्रव्यता पसंदगी में परिवर्तन हो रहा था, अब यहाँ पर क्या, द्रव्यता पसंदगी तथा मुद्रा की मात्रा दोनों में परिवर्तन हो तब क्या होगा,
तो ब्याज का निर्धारण दोनों शक्तियों के संतुलन द्वारा होगा। अब दोनों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यदि एक बढ़े, तरलता पसंदगी बढ़े तो मुद्रा की मात्रा भी बढ़ना चाहिए, दोनों को बढ़ना चाहिए। यदि घटे तो दोनों को घटना चाहिए, ठीक है। नहीं फिर वो वाला नियम लगने लगेगा ऊपर वाला। देख लो, परंतु तरलता पसंदगी की मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर पर अधिक प्रभाव डालती है, जैसा कि इस चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। चित्र से स्पष्ट है कि तरलता पसंदगी तथा मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर, ठीक है, बढ़ने पर ब्याज की दर बढ़कर OI2 हो जाती है। तरलता पसंदगी तथा मुद्रा की मात्रा घटने पर ब्याज की दर घटकर OI2 हो जाती है, OI3 हो जाती है। क्लियर है। यानी कि वो यहाँ पर कह रहा है जब दोनों में जो बढ़ोतरी होती है तो ब्याज की दर भी बढ़ जाती है, जब दोनों में घटोतरी होती है तो ब्याज की दर भी घट जाती है। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका चित्र, ठीक है। ये रहा L तरलता पसंदगी रहा, ठीक ना। ये दूसरा चित्र है, ब्याज की दर रही है, मुद्रा की मात्रा रही, ठीक है। इसको देखना है। ये देखो L1, L2, L3, ये आपका ब्याज की दर क्या मान लो जब x था, ठीक है, तीनों में चल रहा है, वैसे ये वाला फिगर ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देख लो x1, रुको एक मिनट, अरे यार तो मोटकी इधर कहीं नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हटाओ। ये x1, x2, x3, ठीक है ना। जब x3 हो जाती है, x3 हो जाती है आपकी मुद्रा की मात्रा, तो ब्याज की दर x1 से चलो, ठीक है। जब x1 होता है तो आपकी तरलता पसंदगी L1 हो जाती है, बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा हो जाती है, और ब्याज की दर OI2 सबसे अधिकतम होती है। और जब आपकी OX3 होता है, ठीक है ना, तो और तरलता पसंदगी क्या L3 हो जाएगी घटकर, और ब्याज की दर भी घटकर OI3 हो जाएगी। क्लियर है। चलो भाई, इसको इस तरह से समझना था, समझ लीजिएगा। थोड़ा ना समझ में आया तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं और समझा दूँगा और अच्छे से। कीन्स की तरलता पसंदगी की आलोचना देख लो, जो निम्न प्रकार से। पहला, पूंजी की उत्पादकता पर ध्यान न देना। यह सिद्धांत द्रव्य की मांग तथा विचार करते हुए पूंजी की उत्पादकता का ध्यान नहीं देता। यह उपेक्षा अनुचित है, लेकिन क्योंकि न केवल नगद के रूप में द्रव्य को रखने और के लिए, वरना पूंजीगत वस्तुओं में विनियोग के लिए भी द्रव्य की मांग की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला देखो, दूसरा, मौद्रिक घटकों पर अत्यधिक बल देना। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज एक मौद्रिक घटना है, ठीक ना। कीन्स का जो सिद्धांत आया है, कीन्स का ब्याज तरलता सिद्धांत जो आया है, तो क्या है, एक मौद्रिक घटना है, ठीक है ना। ब्याज जो है एक मौद्रिक घटना है, और वह यह बताता है कि ब्याज की दर मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। और ब्याज की दर किसके द्वारा निर्धारित होगा? मुद्रा की, देखो, द्रव्य की मांग और द्रव्य की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होगा, मुद्रा नहीं यहाँ पे लिखना। चलो भाई आगे देखो। इस प्रकार इसने मौद्रिक घटकों, द्रव्य की मांग एवं द्रव्य की पूर्ति के पीछे है छोड़ दिया है। एक पक्षीय एवं अपर्याप्तता। सही सिद्धांत केवल तरलता पसंदगी अर्थात मांग पक्ष पर ही जोर देता है। द्रव्य की पूर्ति वह एक स्वतंत्र परिवर्तनशील तत्व मान लेता है। किसी समय पर द्रव्य की पूर्ति एक बाहरी तत्व यानी कि मुद्राधिकारी द्वारा निश्चित होती है। यदि ऐसा है तो द्रव्य की पूर्ति रेखा खींचना बेकार है, जिससे फिर ब्याज का निर्धारण कैसे होगा? यदि रेखा नहीं खींचे तो ब्याज का निर्धारण नहीं हो सकता। आगे देखो, दीर्घकालीन शक्तियों पर प्रकाश डालना। चौथे नंबर पर, कीन्स का सिद्धांत केवल असफलता के ब्याज के निर्धारण को बताता है, अर्थात तत्कालिक फोटोग्राफिक से चित्र प्रस्तुत करता है। जैसे कि पिक्चर्स में होता है कि तुरंत आया, तुरंत बड़ा आदमी बन गया, परंतु वह दीर्घकाल में ब्याज के निर्धारण को नहीं बताता, अर्थात वह सिनेमा संबंधी चित्र प्रस्तुत नहीं करता, ठीक है ना। आगे देखो, 5वां नंबर, ब्याज दर का निर्धारण होना। जो आलोचना कीन्स ने प्रतिष्ठित तथा उधारदेय कोष सिद्धांत के संबंध में की थी, वही स्वयं के उनके सिद्धांत पर लागू होता है। यह आलोचना ब्याज की दर अनिर्धारणीयता कीन्स के सिद्धांतानुसार क्या होता है? ब्याज की दर पता करने हेतु सट्टे की संतुष्टि के लिए द्रव्य की पूर्ति मालूम होनी चाहिए, किंतु सट्टे की संतुष्टि के लिए द्रव्य की पूर्ति का पता करने से पहले ब्याज की दर ज्ञात होनी चाहिए। इस प्रकार ब्याज दर अनिर्धारित हो जाती है। अब सैमुअल्सन का व्यापार चक्र देखना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, तो आप देखेंगे इसको सही से क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये समझ में आए।
और ना समझ में आया तो आप नीचे कमेंट्स करेंगे, मैं दोबारा समझा दूंगा। और एक चीज़ याद रखिए, जो चीज़ मैं बताऊँ उसको एकदम क्लियर अच्छे से रहते जाइए, यानी कि सैमुअल्सन के व्यापार चक्र देखने हैं। सैमुअल्सन के व्यापार चक्र को गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना, कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने व्यापार चक्र की व्याख्या के लिए क्या किया, गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया से उत्पन्न परिस्थितियों के आधार पर की थी। ठीक, सैमुअल्सन का व्यापार चक्र किस पर आधारित, गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के आधार पर सैमुअल्सन ने व्यापार चक्र की व्याख्या की थी। उनके मॉडल में गुणक और त्वरक परस्पर क्रिया एक अंतर्जातीय शक्ति है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में क्या व्यापार चक्र उत्पन्न होता है। जैसे मैंने बताया, सैमुअल्सन के अनुसार किसी दी हुई, ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, जो मोस्ट किसी दी हुई समयावधि टी, राष्ट्रीय आय वाई टी, कुल सरकारी आय जी टी और स्वतः के रूप में निर्धारित होगी, ठीक है ना, और कुल उपभोग सी टी, कुल प्रेरित निवेश आई टी का योग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब यही लिखा है वाई टी यानी कि राष्ट्रीय आय, जी टी सरकारी आय, सी टी कुल उपभोग और आई टी प्रेरित निवेश कुल। ठीक है, क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। यानी कि सी, अब यहाँ से देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या कुल उपभोग है, कि कुल निवेश है, कि कुल सरकारी आय है, कि राष्ट्रीय आय है, कि समयावधि, ठीक है ना, यानी कि सी टी इक्वल बी वाई टी -1। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देख लो, यानी कि आई टी बराबर आपका हो जाएगा, आई टी बराबर हो जाएगा वी ब्रैकेट के अंदर सी टी -1। क्लियर है, यानी कि सी तथा आई टी के मान समीकरण 1 में रख दो, ये रहा समीकरण 1 आपका। ठीक है, फटाफट रख दो। और सी देखो, सी और आई का मान रखना है, ध्यान देना, इस सी और इस आई का मान रखना है, ये समीकरण 1 में। समझ में आ गया ना। चलो भाई देख लो, फटाफट देख लो। ये देखो वाई टी बराबर जी टी प्लस बी वाई टी -1 प्लस वी ब्रैकेट के अंदर सी टी -1। क्लियर, यानी कि सी टी बराबर हो जाएगा जी टी। देखो सिर्फ इसको यहीं पर रखा, बाकी सारी चीज़ें यहीं पर आ गई, ध्यान देना इस चीज़ को। यानी कि जी टी प्लस बी वाई टी -1 प्लस बी वी ब्रैकेट के अंदर वाई टी -1 और माइनस वाई टी -2। ठीक है ना, ये आपको हो गया, यानी कि सी टी बराबर बी वाई टी -1। क्लियर है, यानी कि सी टी -1 इक्वल बी वाई टी -2। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं। उपयुक्त समीकरण भी बताता है कि किसी दी हुई समय अवधि टी में समय आय वाई, कुल सरकारी व्यय जी टी, कुल उपभोग सी टी, जो स्वतः उपभोग प्रवृत्ति, स्मॉल भी लिखा है, स्वतः उपभोग प्रवृत्ति है, ठीक है ना, तथा संपूर्ण समय अवधि टी-1, ठीक है, में प्राप्त कुल आय वाई, कुल आय क्या है, वाई टी-1, ठीक है, पर निर्भर करता है, तथा कुल निवेश व्यय जो पूंजी उत्पादकता अनुपात अथवा त्वरक वी, ठीक है ना, अथवा समय अवधि टी में एक कुल उपभोग व्यय में परिवर्तन, ठीक है ना, उपभोग व्यय में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा सी टी इक्वल प्लस सी टी -सी टी, ठीक है ना, का योग है। इसका आशय है कि बी तथा वी, ठीक है ना, स्वयं सीमांत उपभोग वृत्ति और त्वरक वी, ठीक है ना, का मूल स्वतः सरकारी व्यय की राशि जी टी तथा किसी समय अवधि में कुल उपभोग में हुए परिवर्तन की राशि, ठीक है ना, यहाँ पर राशि लिखा है, ज्ञात होने पर कुल समय आय की गणना की जा सकती है। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देख लो, अतः यहाँ क्या है, यहाँ पर यह समझ लेना जरूरी है कि किसी दी हुई समय अवधि में कुल निबल निवेश आई टी और त्वरक के मूल्य बी में उस समय अवधि में कुल आय में हुए परिवर्तन पर निर्भर करता है, जो त्वरक सिद्धांत ऐसी दशा में हो, यानी कि आई टी बराबर क्या हो, बी डेल्टा वाई टी या इक्वल वाई टी माइनस वाई टी -1। ठीक है ना, चलो भाई आगे देख लो क्या करे। यदि यह मान लिया जाए कि कुल आय वाई में परिवर्तन हुआ है, तो किसी समयावधि टी में किए गए कुल निवेश का परिणाम उससे पूर्व समयावधि टी-1 में किए गए कुल निवेश का परिणाम से भिन्न होगा। ठीक है, चलो भाई आगे देख लो। यानी कि इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि निवेश में कमी या वृद्धि होने के पश्चात समय अवधि में आय के स्तरों में परिवर्तन होने पर निवेश का स्तर भी त्वरक के कारण प्रभावित होता है, जो क्या है, अंतः गुणक के माध्यम से आय के स्तर को प्रभावित करेगा। इस प्रकार गुणक त्वरक की पारस्परिक क्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी तथा व्यापार चक्र पैदा करेगा। अभी देखो यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको कि
जो गुणक त्वरक की प्रक्रिया है, ठीक है ना, कब तक चलती रहेगी जिससे क्या हो, व्यापार चक्र पैदा करता रहे, ठीक है ना, ये अनंत काल तक। सम्मेलन के व्यापार चक्र का आधारभूत बिंदु यह है कि कुल निवेश कुल उपभोग व्यय में हुए परिवर्तन से संबंधित है। क्लियर है? चलो भाई आगे देख लेते हैं। सम्मेलन में हिग्स का संयुक्त मॉडल देख लेते हैं। देखो बताते हैं, यहाँ सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, या तो फिर उनसे जैसे मैंने बता दिया ना कि जैसे कि गुणक और उत्तरक की क्रिया कब तक चलती है, अनंत काल तक चलती है, ठीक है ना। व्यापार चक्र कब पैदा होता है, जब गुणक और उत्तरक की क्रिया अनंत काल तक चलती रहती है, तो वहाँ पर व्यापार चक्र उत्पन्न होता रहता है। इस तरह करके प्रश्न बनेगा, बाकी नहीं उस तरह प्रश्न करके नहीं बनता। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो एक तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है, ये तो बहुत बड़ा बनेगा, एक दिन देखा था ना आपने। चलो वैसे हिग्स सम्मेलन का संयुक्त मात्रा है। हिग्स ने सम्मेलन की उपयुक्त इस अवधारणा को तो स्वीकार किया है, गुणक एवं त्वरक की परस्पर क्रिया द्वारा व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं, परंतु उन्होंने कुल निवेश का संबंध कुल आय में होने वाले परिवर्तन से जोड़ दिया है। संशोधित हिग्स मॉडल देख लो, फटाफट देख लो, वैसा है नहीं कुछ ज़्यादा। कुछ क्या होता है, सी आई इक्वल बी वाई टी माइनस वन, ठीक है ना, यानी कि आई टी इक्वल बी ब्रैकेट के अंदर वाई टी माइनस वन माइनस वाई टी माइनस वन, ठीक है ना, टू कर दो जाए, वाई टी इक्वल जी टी प्लस जी टी प्लस आई टी। क्लियर है? चलो भाई आगे की तरफ देखो। यानी कि नवीन समीकरण के अनुसार y का समय मार्ग क्रमशः सीमांत प्रवृत्ति b तथा त्वरक v के अंकीय मूल्यों पर निर्भर करेगा। त्वरक का मान जितना ही अधिक होगा, आय पथ उतना ही अधिक विस्फोटक होगा। ध्यान देना, हिग्स एंड सम्मेलन के दोनों कंबाइंड की बात करता है, यानी कि त्वरक का मान जितना अधिक होगा उतना ही आय का पथ विस्फोटक यानी कि विस्फोटक हो, ठीक है ना। यही बात है कि सम्मेलन के मॉडल से भी स्पष्ट होता है कि दूसरी ओर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य जितना अधिक होता है, आय में उतना ही कम उतार और चढ़ाव होगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे व्यापार चक्र प्रारंभ होने की संभावना घटती जाती है। चलो भाई आगे देखो फटाफट। यानी कि यदि गंभीरतापूर्वक देखा जाए, गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो ज्ञात होता है कि सम्मेलन एवं हिग्स व्यापार चक्र मॉडलों में मूलभूत कोई अंतर नहीं है। यानी कि गुणक त्वरक मॉडल में हिग्सवादी को सम्मेलन मॉडल में परिवर्तित किया गया है। त्वरक का गणितीय मूल्य v हिग्स के अनुसार सम्मेलन के मॉडल द्वारा प्राप्त त्वरक मूल्य से कम होगा। v का मान इकाई से कम है। क्लियर है? v का मान पूछ लेता है तो वहाँ पर क्या बताना, इकाई से कम। सम्मेलन मॉडल के अनुसार कुल शाम में आए देख लो, फटाफट देख लो। यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, वाई टी बराबर आपका हो जाएगा जी टी प्लस बी वाई। चलो इसको देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, जल्दी हो सकता है। हाँ, तो सम्मेलन के मॉडल के अनुसार शाम में आए क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी वाई टी इक्वल जी टी प्लस बी वाई टी माइनस वन प्लस बी वी, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये वाई टी माइनस वन माइनस टी माइनस टू, ठीक है ना। यानी तथा हिग्स मॉडल के अनुसार कुल शाम आय क्या हो जाएगी, वाई टी इक्वल जी टी प्लस बी वाई टी माइनस वन प्लस बी, और ब्रैकेट के अंदर y माइनस टी वाई टी माइनस वन और माइनस वाई टी माइनस टू। क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना, किसी को समस्या है क्या किसी को? यानी कि उपयुक्त दोनों समीकरण में एकमात्र अंतर यही है कि पहले समीकरण में v सम्मिलित है, परंतु v देखो ये v है और b है, ठीक है ना। का मूल्य इकाई से कम होने के कारण क्या है, bv को सम्मिलित निवल, ठीक है ना, मूल निश्चितता, ठीक ना, निश्चित तौर पर v से कम होगा। यानी कि वो कह रहा है कि b का मूल क्या है, इकाई से कम होने के कारण bv का सम्मिलित निवल मूल निश्चित तौर पर v से कम होगा, ठीक ना। अब आलोचना देख लो, बस इसके बाद आपका सिद्धांत समाप्त है। आलोचना में देख लो फटाफट। इस मॉडल की सर्वाधिक आलोचना इस बात को लेकर की जाती है कि यह अनम्य त्वरक सिद्धांत पर आधारित है। चूँकि सरल त्वरक सिद्धांत स्वीकार नहीं होता, इसलिए क्या है, इस पर आधारित व्यापार चक्र सिद्धांत पर ही नहीं है, ठीक है ना, पर व्यापार चक्र सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस बारे में डेजोनेरीबरी का कथन अति महत्वपूर्ण है। हालांकि गुणक, ठीक ना, त्वरक की मूलभूत अवधारणा अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इस धारणा के
यांत्रिक प्रयोग द्वारा प्रक्षेपित व्यापार चक्रों को नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से आपका समाप्त होता है, ये दोनों समाप्त होते हैं। और एक चीज़ हम बता दें, यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यदि यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी प्रकार की समस्या तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइव क्लास सुबह 7 बजे चलती है, ठीक है ना। सुबह कितना कब? सुबह 7 बजे, ठीक है ना, 7 बजे। वैसे अभी इस समय 6 से चलती है, ठीक है ना, 6 से 8 चलती है, लेकिन किसी कारण बस नेटवर्क ना होने की वजह से आपकी 6 से नहीं हो पाती, ठीक है ना, 6 से 8 नहीं हो पाती। नहीं, 2 घंटे की स्पेशल क्लास चल रही थी 1 जुलाई से, लेकिन क्या करें, समस्या हो गई। उस समस्या का समाधान नहीं कुछ निकल पा रहा 3-4 दिनों से, 1 तारीख से, ठीक है। एक और 2 तारीख को बस हो पाई है, और 2 दिन से आपकी लाइव क्लास ही नहीं हो पा रही, तो थोड़ा समस्याएं हो रही है। लेकिन लाइव क्लास ज़रूर आपकी चलती है, सुबह ही चलेगी, ठीक है ना, लाइव क्लास। हमने वैसे बुलाया, फ़ोन कर दिया, तो कह रहे थे ठीक है सर, हम ठीक कर रहे हैं। तो जैसे ठीक होता है तो हम सुबह जैसे आपकी लाइव क्लास चलती रहे, जिस टाइम पे 6 से 8 चलनी थी 2 घंटे, तो 6 से 8 2 घंटे लाइव क्लास आपकी चलेगी। तो लाइव क्लास में आप लोग ज़रूर आइए और लाइव क्लास देखिए। उसके लिए खेद है मुझे कि मैं 2 दिन से आप लोगों को लाइव क्लास नहीं दे पा रहा, ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम। हम जैसे इंटर करते हैं लाइव क्लास में, तो इंटर करते हुए नेटवर्क चला जाता है, तो समस्या थोड़ा ज़्यादा क्रिएट हो रही है, इस वजह से नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों का काम है कि जितना भी लोग कैंडिडेट है जो पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और टीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, तो हमारे साथ जुड़ जाएगा। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो शेयर कर दे, ताकि अगले व्यक्ति की भी मदद हो जाएगी। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, ताकि आपको क्या होगा, PDF मिल सके, ठीक है ना, लेक्चर क्लास की PDF मिल सके। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू, बाय, टेक केयर।